बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले जंग की सूरत हाल, आज जो लड़ाई लगी हुई है ख़ित्ते में मशरिक़ वस्ता में ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच में, इसमें पहले मैं बताता हूँ कि ईरान ने क्या किया, फिर आपको बताता हूँ कि इसराइल और अमेरिका ने क्या किया। ईरान ने 2-3 बड़े टारगेट मज़ीद अचीव किए हैं। नंबर 1 तो मैंने आपको पहले बताया था कि वो कन्फर्मेशन भी आ गई खबर की कि सऊदी अरब के शहर रियाद में दारुल हुकूमत है, वहाँ पे ईरान ने अटैक किया अमेरिकन एम्बेसी के ऊपर और कामयाब हमला किया। उसमें अमेरिका का काफ़ी नुकसान हुआ। उसके बाद सऊदी अरब में ये CIA का ऑफिस है जहाँ से CIA ऑपरेट करती है और यहाँ से वो अपनी कम्युनिकेशन, अपनी इंटेलिजेंस, उसकी शेयरिंग, ये बहुत सारा काम यहाँ से करते हैं। तो इसके ऊपर भी हमला किया ईरान ने और कामयाब हमला किया है। और ये तो सऊदी अरब के अंदर 2 बड़े टारगेट अचीव किए। इसके अलावा एक जो रडार है अमेरिका का इस रीजन में, उसके बारे में खबर आ रही है कोई $1 अरब से ज़्यादा कीमत का वो रडार है और वो पूरे रीजन में आगाह करता है अमेरिका को और अमेरिका के इत्तहादियों को कि किस किस्म का हमला कहाँ से लॉन्च होने वाला है। उसको भी ईरान ने जुज़वी तौर पे तबाह कर दिया है, लिहाजा वो अब फंक्शनल नहीं है। UAE के अंदर यानी दुबई में कॉन्सुलेट है अमेरिका की, उसके ऊपर ईरान ने एक ड्रोन के साथ अटैक किया है और इसकी बिल्डिंग के अंदर भी तबाही हुई है। वहाँ पे आग भड़क उठी है और लोग वहाँ से फुटेज बना के डाल रहे थे। तो इसराइल के ऊपर लगातार हमले ईरान के चल रहे हैं। वो एक के बाद एक वेव मारता है और मिसाइलों की बारिश उन्होंने की हुई है। वो रोज़ाना सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन्स जो है वो इसराइल भेजना नहीं भूलता। इसराइल के वो शहर जिनके बारे में हमेशा से कहा जाता था कि आयरन डोम लगा हुआ है, अमेरिकन पैट्रियट सिस्टम काम कर रहा है, तो इसराइल के ऊपर कोई भी हमला कामयाब नहीं हो सकता, तो वो कामयाबी होती हुई दिखाई दे रही है। लोग वीडियो बनाते हैं क्योंकि अमेरिका के और इसराइल के दिफाई निज़ाम को थका कर रख दिया ईरान ने। ये इन्होंने कैसे किया, इसके ऊपर हमने एक अलग वीलॉग करना है। मैं एक वीलॉग कर रहा हूं कि ईरान ने अपना पूरा का पूरा मिसाइल्स का स्ट्रक्चर क्यों बनाया, ईरान ने एयरफोर्स क्यों नहीं तैयार की, ईरान ने बाकी महाजों के ऊपर इतना काम क्यों नहीं किया, उसने मिसाइलों पे, ड्रोन्स पे, इन चीज़ों पे तवज्जो क्यों दी और उसकी हिकमत अमली क्यों कामयाब है। इसके पीछे बड़े बड़े हीरोज़ कौन थे जिन्होंने ईरान के लिए ये काम किया, जो ईरान के लिए हीरोज़ हैं। इस पर एक अलग वीलॉग करेंगे, बड़ी तफसीलात हम इकट्ठी कर रहे हैं, आपके सामने रखेंगे। अब इसराइल के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। इसराइल की जो अहम तरीन बिल्डिंग्स हैं, उनके जो सरकारी दफातर हैं, वो सारे खाली हैं और उनको ईरान एक एक करके तबाह कर रहा है। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा नुकसान है जो इसराइल को होने जा रहा है। इसराइल की बहुत सारी ऐसी साइट्स जहाँ उन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट की है, उनको भी ईरान तबाह कर रहा है, जबकि रोकने का खर्चा बहुत ज़्यादा है। ईरान के मिसाइल को जब रोका जाता है तो उसका खर्चा बहुत ज़्यादा है। ईरान के ड्रोन को जब रोका जाता है तो उसका खर्चा बहुत ज़्यादा है। इसराइली शहरियों की हालत इस वक्त यह है कि वो बंकर्स के अंदर चले गए हैं, तहखानों के अंदर उनको भिजवा दिया गया है। कुछ लोगों ने अपने प्राइवेट बनाए हुए थे, वो वहाँ चले गए। कुछ जो सरकार ने बनाए हुए हैं बहुत बड़े बड़े बंकर्स, वो वहाँ चले गए हैं तहखानों में। अब वो वहाँ पे जहनी मरीज बनना शुरू हो गए। वहाँ से इतलात ये आ रही हैं कि लोग उकता गए हैं जंग से, जिस तरह के धमाके हो रहे हैं और जैसी तबाही की खबरें इन बंकर्स के अंदर पहुँच रही हैं। यानी अगर बाहर तबाही ना हो रही होती और इसराइल कामयाबी के साथ तमाम मिसाइलों को और ड्रोन्स को रोक रहा होता, अमेरिका उसकी मदद कर रहा होता, तो सूरत हाल कुछ और होती। देखिए ना, अब अमेरिकी इस खित्ते से जान बचाकर भाग रहे हैं। 10,000 अमेरिकी खलीजी ममालिक से और इसराइल से निकलकर वापस जा चुके हैं अब तक की इतला के मुताबिक। और जो फ्लाइट दस्तयाब होती है, जैसे भी मिलती है, अमेरिकन वहाँ से फ़ौरन निकलते हैं। और ये अमेरिका की सरकारी पॉलिसी है कि निकलो यहाँ से जाने बचा के। तो इसराइली ये सोच रहे हैं कि हमने तो उनको लड़ने के लिए बुलाया था, वो अपनी जानें बचा के वहां से निकल रहे हैं और हम यहाँ पे बंकर्स के अंदर, जमीन के अंदर नीचे बैठे हुए हैं। तो अब खतरा और खौफ बढ़ता जा रहा है इसराइल के लिए, जबकि ईरान ने अभी तक अपने वो हथियार इस्तेमाल नहीं किए जो उनके बहुत खतरनाक हथियार कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर ईरान की वजारत दिफा का एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि हमने अभी तक अपने जदीद तरीन हथियार इस्तेमाल नहीं किए, हम जंग के आगाज़ पर अपने तमाम जदीद हथियारों और आलात को इस्तेमाल करने का इरादा नहीं रखते। ये जनाब कहा उन्होंने। एक और बड़ा ख़तरा जो है वो पैदा हो गया कि कहीं यहाँ पे एटमी लड़ाई ना हो जाए, क्योंकि अमरीकी तज्जियाकार बहुत खौफनाक सिचुएशन बता रहे हैं अमेरिका के हवाले से। तो पहले हम बात कर रहे थे जो इसराइली अवाम है, जिन लोगों को घुसा दिया है नीचे बंकर्स के अंदर, वो ज़हनी मरीज बन रहे हैं, तनाव का शिकार हो रहे हैं और एक फोबिया का शिकार हो रहे हैं, जबकि ईरान के शहरी सड़कों पे हैं और वो शहादत की तमन्ना लेकर आ गए। क्योंकि सबसे बड़ा ईरान का जो नंबर 1 शहरी था वो आयतुल्ला खामनाई थे।
उन्होंने शहादत को गले लगा लिया जानते बूझते हुए, और ये वेस्टर्न मीडिया ने रिपोर्ट किया कि उनके पास ये ऑप्शन था कि वो अपनी जान बचा सकते थे। लेकिन मैंने जैसे आपको पहले कहा था कि खामनेई ये जानते थे कि अब उनकी ज़िंदगी से ज़्यादा उनकी शहादत ईरान के काम आएगी, तो वो शहीद हो गए। अब ईरान के अंदर हर बंदा शहीद होना चाहता है। और दूसरा जो एक बहुत बड़ा मसला हो गया, 167 बच्चियां 12 साल तक की उम्र की, ये 7 साल से 12 साल तक की उम्र की बच्चियां हैं। वॉलीबॉल की 3 टीमें खवातीन की, वो भी शहीद हो गई हमले के पहले ही दिन। 40 के करीब खवातीन थी, लड़कियां थी। तो ये बहुत बड़े पैमाने पर तबाही फैली है। अभी भी 60 बच्चियां अस्पतालों में दाखिल हैं, जिनमें बहुत सारों की जान खतरे में है। इस किस्म का वाकया अगर दुनिया में कहीं भी होता या कोई भी कर देता तो दुनिया की नंबर 1 टॉप खबर बनता और सालों तक इसको डिस्कस किया जाता। 167 छोटी बच्चियां ईरान ने एक साथ दफनाई हैं। इतना बड़ा वॉर क्राइम आज तक हमने, जो तारीख है दस्तयाब तारीख, उसके अंदर यहां नहीं सुना हमने, जो जदीद दुनिया के अंदर अभी अमेरिका ने और इसराइल ने कर दिया है। उसके बाद ईरानियों का सोचने का तरीका ही बदल गया। वो रजीम चेंज ऑपरेशन, वो हुकूमत की मुखालफत, वो सारी चीज़ें चली गई। लोगों ने कहा हम आपस में लड़ते रहें, जो मर्जी करते रहें, हमारे दुश्मन वो हैं जिन्होंने हमारी बच्चियां मार दी। इससे एक बहुत बड़ी तब्दीली आई और ये एक बहुत बड़ी गलती है। और जो खामनेई शहीद ने किया, उसके बाद तो सूरत हाल बिल्कुल ही एक तरफा हो गई है। अब वहाँ पे लोग मौत से डरते नहीं हैं। इसराइल के लिए ये प्रॉब्लम है, उनके शहरी जो हैं वो फोबिया का शिकार हो रहे हैं, अमेरिकन खित्ते से अपनी जानें बचाकर भाग रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान के ऊपर लगातार अटैक्स हो रहे हैं, बार बार अमेरिकन अटैक कर रहे हैं। और जो सुप्रीम लीडर का इंतखाब करने वाली कमेटी थी, उसने जिस बिल्डिंग में इकट्ठे होकर ये इंतखाब करना था, उस बिल्डिंग के ऊपर अटैक किया गया। नुकसानात के बारे में अभी तफसीलात नहीं आई, लेकिन यह दावा किया गया कि वहाँ कई लोग शहीद हुए हैं। लेकिन अभी कुछ इतलात आ रही हैं कि कंफर्मेशन इसकी आ जाएगी, लेकिन बहुत सारे मीडिया ने इसको रिपोर्ट कर भी दिया है और तकरीबन कंफर्म हो गया है कि नए सुप्रीम लीडर मुंतखब हो गए हैं ईरान के। अबूरी लीडर थे, इससे पहले मैंने आपको बताया था, एक आए थे। तो जो नए सुप्रीम लीडर मुंतखब हुए हैं वो आयतुल्लाह खामनेई के साहबजादे मुंतखब हुए हैं। इनका नाम है जी मुज्तबा खामनेई। अब इनके बारे में 4 चीज़ें मैं आपको आज बता देता हूं, फिर तफसील से हम बाद में बात करते रहेंगे। 56 साल इनकी उम्र है। ये आयतुल्लाह खामनेई के दूसरे बड़े बेटे हैं और पासदाराने इनकलाब से इनका बहुत गहरा ताल्लुक़ है। और ये अपने वालिद की तरह, इनके जो अकायद हैं वो उसी तरह के हैं। और चौथी चीज़ ये है कि इनके बीवी और बच्चों के बारे में भी कंफर्मेशन नहीं आ रही। कुछ इतलात ये है कि इनकी अहलिया ज़हरा हद्दाद और इनके बच्चे शायद उस हमले में शहीद हो गए जहाँ पे आयतुल्लाह खामनेई शहीद हुए थे। अभी इसके बारे में पूरी तरह से कंफर्मेशन नहीं है, ये आने वाले दिन में आपको पता चल जाएगी। अब अमेरिका और इसराइल हमला तो कर रहे हैं ईरान के ऊपर, लेकिन उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वो साइट्स किधर हैं जहाँ पे ये मिसाइल पड़े हुए हैं या तैयार हो रहे हैं। ईरान ने बहुत बड़े पैमाने पर मिसाइल तैयार करके छुपाए हुए हैं, किसी को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं है। ईरान के पास जो लॉन्चर्स हैं वो मूवेबल हैं, यानी वो व्हीकल्स के ऊपर मूव करते हैं कि कभी किसी इलाके से लॉन्च करते हैं, कभी किसी इलाके से लॉन्च करते हैं, कभी किसी और एरिया से जाके लॉन्च कर देते हैं। तो जिस एरिया से लॉन्च होता है वो एरिया तो आइडेंटिफाई हो जाता है, लेकिन वो एरिया वहां से बहुत दूर होता है या किसी दूसरे मुकाम पे होता है जहां पे एक्चुअली ये मिसाइल बनाए जा रहे हैं या स्टोर किए हैं। तो अमेरिका उन साइट्स को ढूंढ नहीं पा रहा, और अगर ढूंढ भी ले तो वो जमीन के अंदर 500 मीटर तक गहराई में है। अमेरिका की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है, जो दुनिया के बेहतरीन दस्तयाब बम है जिन्हें अगर ड्रॉप किया जाए तो वो ज़मीन की गहराई तक जाके हमला कर सकते हैं, वो 200-300 मीटर है। ये 500 मीटर या उससे ज़्यादा गहराई के अंदर पहाड़ों के सीने चीड़ के इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी सुरंगें बना के उनके अंदर पूरी मिसाइल सिटी बनाई हुई है और रोज़ाना की बुनियाद पर अपने ड्रोन्स तैयार कर रहे हैं। अब ब्लूमबर्ग ने इसके ऊपर एक रिपोर्ट लिखी है, ये रिपोर्ट बड़ी खौफनाक है। अमेरिकन जो है ना, वो माहिरीन भी अब इसके ऊपर बात करना शुरू हो गए हैं। पहले रिपोर्ट पे बात करते हैं, फिर माहिरीन पे चलते हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट जो है वो मंजरकुशी कर रही है और वो ये बता रही है कि ये जंग हथियारों की कीमत और तादाद का खेल बन गई है। अब आहिस्ता आहिस्ता ईरानी ड्रोन $20,000 में तैयार होता है और इसे रोकने वाला जो पैट्रियट दिफाई मिसाइल का निज़ाम है वो $4 मिलियन का आता है। यानी $20,000 का एक ड्रोन रोकने के लिए आप $40 लाख का एक मिसाइल इस्तेमाल करें, और बाद औक़ात वो एक मिसाइल से बच जाए तो दूसरा और तीसरा इस्तेमाल करें। तो ये तो एक पागलपन है। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे एक बच्चा कंकर मार रहा है और दूसरा बच्चा उन कंकरों को सोने की बॉल्स के साथ रोक रहा है। तो नुकसान किसका होगा इसका आप अंदाजा कर सकते हैं। ईरान अगर 20,000 ड्रोन भेजता है इस लड़ाई के बीच में,
तो उसको रोकने के लिए कम से कम 80 अरब डॉलर लगेंगे। ये इतनी बड़ी अमाउंट है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। एक एक अरब डॉलर के लिए मुल्क जो है ना वो तरसते हैं। 80 अरब डॉलर लग सकते हैं अगर हर ड्रोन को एक मिसाइल से रोका जाए तो, और 20,000 ड्रोन सिर्फ अगर ईरान भेजता है। और जो इतलात आ रही है उनके मुताबिक ईरान के पास 80,000 तैयार ड्रोन्स मौजूद हैं। ये बहुत बड़ी तादाद है। और वो रोजाना की बुनियाद पे 500 ड्रोन्स बनाता है। और वो मिसाइल्स जो तैयार करता है, ईरानी सहाफियों ने दावा किया कि ईरान रोजाना की बुनियाद पे इतने मिसाइल तैयार करता है जितने कोई और नहीं कर सकता। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीलॉग करूंगा पूरा। अब ये अस्करी एतबार से, माली एतबार से, मुआशी एतबार से ईरान पूरी तरह से थका रहा है पूरी दुनिया को। जिस तरह उन्होंने आबनाए हरमस को बंद किया है, इस पर डोनाल्ड ट्रंप की कलाबाजियां आएंगी, अभी मैं आपको बताता हूं उन्होंने क्या किया। लेकिन सिर्फ चाइना के जहाज गुजर रहे हैं, चाइना के बहरी जहाज तेल लेकर गुजर रहे हैं। ईरान ने सिर्फ उनको छूट दी है और किसी को वो नहीं जाने दे रहा आबनाए हरमस में से। और वहां से उन्होंने सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद की हुई है। 7 जहाजों को उन्होंने निशाना बनाया, जबकि अमेरिकन अपनी जान बचाते फिर रहे हैं। तो ईरान अगर सिर्फ 40 करोड़ डॉलर्स के, यानी आधा अरब डॉलर के ईरान अगर ड्रोन भेजे ना, तो 80 अरब डॉलर लगते हैं सिर्फ उन ड्रोन्स को रोकने के लिए। और बहुत सारे मिसाइल्स ऐसे हैं जिनको रोकने की सलाहियत है ही नहीं अमेरिका के पास। और एक उन्हें यह भी नहीं पता कि ये मिसाइल आ कहां से रहे हैं, ये बन कहां पे रहे हैं। ईरान ने बहुत सारे एरियाज में बहुत सारी साइट्स तैयार की हैं, इन पे फिर हम बात करेंगे इंशाल्लाह। अब अमरीकी माहिरीन ये कह रहे हैं कि खित्ते के अंदर अमेरिका की जितनी भी बेसेस हैं वो तकरीबन सारी तबाह हुई हैं। और चाइना और रशिया सैटेलाइट्स के जरिए से ईरान को मदद फराहम कर रहे हैं और एग्जैक्ट लोकेशंस बता रहे हैं। और वो इंटेलिजेंस दे रहे हैं ईरान को अपनी सैटेलाइट्स की मदद से, और ईरान उनसे फ़ायदा उठाते हुए अमरीकी बेसिस की तबाही फेर रहा है। और तकरीबन तमाम अमरीकी बेसिस तबाह हुई हैं, ये एतराफ़ किया। दूसरी जानिब जो ईरानी वजारत दिफा के अलावा ईरानी जनरल इब्राहिम जब्बारी के मुताबिक तेल की कीमत अभी $80 से ऊपर गई है, $85 तक चली गई है आलमी मंडी में। उन्होंने कहा जी हम आबनाए हरमस को बंद रखेंगे और ये कीमत $200 फी बैरल तक भी जाएगी। दुश्मन हमारे मराकज़ को निशाना बनाएगा तो हम दुश्मन के मुआशी मराकज़ को निशाना बनाएंगे। साथ में उन्होंने तुर्की को पैगाम दिया कि दुश्मन की मदद मत करना वरना पछताना पड़ेगा। आज हमारी बारी है तो कल आपके लिए भी यही हालात पैदा हो सकते हैं। तो तुर्की को भी उन्होंने खबरदार किया। नाज़रीन, मैंने आपको एक चीनी प्रोफेसर के बारे में बताया था और उनकी पेशन गोइयां बहुत दुरुस्त साबित होती हैं। और जो चीनी प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर जियांग, उन्होंने 2-3 चीज़ें कही थी 2024 में, और 3 पेशन गोइयां उन्होंने कही थी, उनमें से 2 दुरुस्त साबित हो गई और तीसरी दुरुस्त साबित होने की तरफ जा रही है। उन्होंने एक कहा था कि 2024 के नवंबर में डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत जाएगा। दूसरा उन्होंने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के ऊपर ज़रूर हमला करेगा। और तीसरा उन्होंने कहा था कि ईरान जंग जीत जाएगा और अमेरिका जंग हार जाएगा और उसके बाद ग्लोबल ऑर्डर हमेशा के लिए चेंज हो जाएगा, यानी अमेरिका उस तरह से सुपर पावर कंसिडर नहीं होगा। ये उन्होंने प्रेडिक्शन की थी। उनकी 3 में से 2 दुरुस्त साबित हो गई। उनका इंटरव्यू हो रहा था अमेरिकन मीडिया पे, तो उन्होंने कहा जी मैं अपनी बात पे खड़ा हूँ, इस लड़ाई में अमेरिका ईरान को शिकस्त नहीं दे सकता। यही बात इमरान खान ने भी समझाई थी कि इससे किसी का भी फायदा नहीं होगा। जब भी आप ये लड़ाई करेंगे, ये एडवेंचर करेंगे, ये अमेरिका समेत पूरे खित्ते को भारी पड़ेगा और पूरी दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये बात इमरान खान ने भी समझाई थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की खोपड़ी में ये घुसी नहीं। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कलाबाजियां खाना शुरू हो गए। नया स्टेटमेंट उन्होंने दिया है कि ईरान में हर चीज़ तबाह हो चुकी है, ना फिजाइया है, ना बहरिया है, ना फिजाई दिफाई निज़ाम है। भाई ये चीज़ें तो ईरान के पास पहले भी कोई नहीं थी। कोई बहुत बड़ी बहरिया उनके पास तो ऐसा सच नहीं थी, जितनी है वो है। और फ़िज़ाइया ईरान ने कभी उस तरह से बनाई नहीं अपनी। फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम जो है वो खुद तो वो बना नहीं सकता। तो ईरान के पास जो था वो तो है, उसके मिसाइल भी हैं, उसके ड्रोन्स भी हैं, और उसके पास जितनी यूरेनियम है वो भी उसके पास अभी मौजूद है। आप तो कुछ नहीं ले सके उनसे। डोनाल्ड ट्रंप अब फेस सेविंग कर रहे हैं और रोला डाल रहे हैं, मैं जीत गया, मैं मार देता, मैंने तबाह कर दिया। अब ये इस तरह की हिकमत अमली है जो इससे पहले भी इन्होंने किया था। ट्रंप बीच बीच में ईरानी क़यादत की तारीफ भी करते हैं। वो ये कहते हैं जनाब कुछ लोग बहुत अच्छे हैं ईरान के अंदर, उनसे बातचीत भी हो सकती है। तो डोनाल्ड ट्रंप रास्ता भी खोलना चाहता है। रज़ा पहलवी के साथ बहुत बुरी हुई। ये वो टिश्यू पेपर है जिनको इस्तेमाल कर लिया जाता है फिर फेंक दिया जाता है, जैसे शहबाज शरीफ है, जैसे आसिम मुनीर हैं, जैसे माजी के अंदर बहुत सारे पाकिस्तानी टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल हुए हैं। ज़ियाउल हक एक टिश्यू पेपर था अमेरिका का, वो इस्तेमाल हुआ। उससे पहले भी इस्तेमाल होते रहे, उसके बाद में भी इस्तेमाल होते रहे, आज भी इस्तेमाल हो रहे हैं। तो रज़ा पहलवी के बारे में
डोनाल्ड ट्रंप ने उसका पत्ता साफ कर दिया। वो बेचारा दिन रात अमेरिका की तारीफें कर रहा था। वो 3 अमेरिकन फौजी जो हैं वो मारे गए, तो वो कह रहा था जी मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है, और बड़े बड़े ईरान के अंदर वाकयात हुए उस पर वो नहीं बोला। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कि पहलवी अच्छा बंदा है, लेकिन इनका इक़्तिदार भी यहाँ पे छीना गया था, मगर इस वक्त ईरान के अंदर से ही किसी का इक़्तिदार संभालना मुनासिब होगा। यानी पहलवी को फारिग कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। 24 घंटों में डोनाल्ड ट्रंप के 2 तरह के स्टेटमेंट आए। एक स्टेटमेंट आया डोनाल्ड ट्रंप का, मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं, मैं बातचीत करना चाहता हूं ईरान से, और फिर ईरान ने इनकार कर दिया और चिट्टा जवाब दिया कि हम वाशिंगटन से बातचीत नहीं करेंगे, अब जंग हम खत्म करेंगे तो होगी। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को काफ़ी शर्मिंदा किया गया अमेरिका में। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा स्टेटमेंट दे दिया, जी मुझे मुज़ाकरात का कहा जा रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं इट्स टू लेट, कि अब बहुत ताख़ीर हो गई, अब मैं नहीं जंग रोकूंगा। तो आप अंदाज़ा करें कि डोनाल्ड ट्रंप की इस वक्त क्या सूरत हाल है। हवाइयाँ उड़ी हुई हैं और समझ नहीं आ रही कि दाएं जाएं या बाएं जाएं, और चीज़ें उनके कंट्रोल से बाहर निकल रही हैं। एक और चीज़ नाज़रीन मैं डोनाल्ड ट्रंप की आपके साथ शेयर करता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इफेक्टिव इमीडिएटली आई हैव ऑर्डर्ड द यूनाइटेड स्टेट डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन DFC to provide at a very reasonable price political risk insurance and guarantees for the financial security of all maritime trade, especially energy traveling through the Gulf. This will be available to all shipping lines. If necessary, the United States Navy will begin escorting tanks through the Strait of Hormuz as soon as possible. No matter what, the United States will ensure the free flow of energy to the world. The United States economic and military might is the greatest on earth. More actions to come. Thank you for your attention to this matter, President Donald J. Trump. अच्छा, गौर करें कि डोनाल्ड ट्रंप थक गया, इस ट्वीट में दिखाई दे रहा है। उसने कहा जी मैं कह रहा हूं कि इनको फौरी तौर पे इंश्योरेंस दी जाए, और ये मैंने अहकामात जारी कर दिए हैं फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन वालों को, जो यहाँ पे तेल की सप्लाई करने वाली कंपनियाँ उनको, और ये भी कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो अमेरिका की जो नेवी है वो एस्कॉर्ट करेगी, यानी वो हिफाजत के अंदर तहवील में लेकर चलेगी इन टैंकर्स को गल्फ में निकालने के लिए, आबनाए हरमज से निकालने के लिए। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है। उनकी नेवी अपनी जान बचाती फिर रही है, उन्हें खुद समझ नहीं आ रही कि ड्रोन से कैसे बचना है, तो मिसाइल से कैसे बचना है, वो टैंकर्स को क्या एस्कॉर्ट करेंगे। यानी आप टैंकर्स को तो वहाँ से तब निकालेंगे ना जब आपकी नेवी खुद मैदान में आएगी। आपके अपने दिफाई तज्जियाकार कह रहे हैं कि जितने भी आपके अड्डे हैं उनको तबाह कर दिया ईरान ने, और अब वहाँ पे टैंकर्स को आप कह रहे हैं कि निकलो यहाँ से, हम आपको इंश्योरेंस देंगे। लोग कभी भी, कंपनियाँ नहीं निकलेंगी, ये पैसे वाले लोग कभी भी रिस्क नहीं लेते। और डोनाल्ड ट्रंप फौज के जरिए से वहाँ से निकालेगा पानी में से, तो ईरान बैठ के हैप्पी बर्थडे टू यू तो नहीं कहेगा। उसने ये ज़ख़ीरा इसलिए रखा हुआ है कि मैंने बंद कर दिया, बंद मतलब बंद, अब मैं यहाँ से नहीं गुजरने दूंगा। तो वो तो अमेरिकन शिप जो ईरान की रेंज से बाहर जा रहे थे, अगर आप उनको वापस लेकर आएंगे तो ईरान दोबारा उनके ऊपर अटैक करेगा, और ये अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ईरान का झाका खुल गया, वो अब मारेगा। नाज़रीन, एक खतरा और पैदा हो गया, और वो खतरा है कि खुदा न खास्ता कोई ये मामला न्यूक्लियर वॉर की तरफ तो नहीं जा सकता। इसमें रशिया ने एक वार्निंग जारी की है। दूसरा, देखिए ईरान में अब तक ईरान को रोक के रखा हुआ था एटमी तजर्बे से आयतुल्लाह खामनाई शहीद ने। उनकी शहादत के बाद अमेरिका में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अब आपने ये रुकावट दूर कर दी है। ईरान के पास अफसूदा यूरेनियम मौजूद है, और अगर वो कोशिश करता है तो वो एटमी तजर्बा कर सकता है। उसके बाद ताकत का तवाज़ुन जो है वो किसी और तरफ चला जाएगा। फिर तो आप ईरान के साथ वो नहीं कर सकेंगे, फिर इसराइल की भी हवा निकल जाएगी और अमेरिका को पीछे हटना पड़ेगा, और सारे ममालिक ईरान को किसी और एंगल से देखना शुरू हो जाएंगे। तो क्या ईरान ऐसा कर सकता है? अब कुछ इत्तलात आ रही हैं कि इसका काफ़ी इम्कान है, और अमेरिका को इस बात का डर है और इसराइल को भी कि ईरान एटमी तजर्बा कर सकता है। दूसरी खबर एक ये आई है कि इसराइल ने ईरान का न्यूक्लियर प्लांट है नतंज, उसके ऊपर अटैक किया है और वहाँ पे जुज़वी तौर पे नुकसान पहुँचाया। ईरान ने फौरी तौर पे IAEA को बताया, ये बैनुल अक़वामी एजेंसी है जो एटॉमिक एसेट्स के बारे में सारी मालूमात आपको इनको देनी होती हैं, तो उनको फ़ौरन आगाह किया कि इससे ताबकारी फैल सकती है। और साथ ही साथ जो है वो रशिया ने भी खबरदार किया कि बूशहर न्यूक्लियर के हवाले से मॉस्को यानी रूस ने भी खबरदार किया है कि अगर ताबकारी फैली तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, और ये एटमी हमले से मिलती जुलती कार्रवाई भी हो सकती है। तो नाज़रीन, ये जंग ना ऐसे खतरात की तरफ बढ़ रही है जिससे पूरा रीजन मुतासर हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को लाकर वहाँ खड़ा कर दिया जहाँ से अब दुनिया ना आगे बढ़ती है ना पीछे हटती है।
अमेरिका को शिकस्त तस्लीम करनी पड़ेगी, इसी के अंदर सबकी जीत होगी। और अगर अमेरिका जीतने की जिद करता है यहाँ पे कि हर हाल में हमने यहाँ से जीत कर निकलना है, तो ईरान के पास तो और कुछ भी नहीं है। वो तो कहते हैं हम तो डूबे हैं, तुमको भी ले डूबेंगे। वो तो इस फार्मूले पे आ गया। ये तो तुर्की के वजीर खारजा ने भी कह दिया कि ईरान अब इस स्टेट ऑफ माइंड में आ गया है कि वो ये कहता है कि हम अगर गए तो फिर सब गए, वो सबको लेके डूब जाएगा। लिहाजा अब अमेरिका के पास पीछे हटने के अलावा कोई चारा नहीं है। क्या ईरान ये रास्ता देगा? ये सवालात हैं, हम इन पे बात करते रहेंगे। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी।